आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। अंकिता भंडारी का नाम आप लोग हर रोज पिछले कुछ दिनों से सुन रहे होंगे। बहुत ज्यादा टीवी मीडिया और अखबारों में तो कवरेज नहीं है, कहीं कोने में, कहीं बुलेटिन में ये खबर चल रही है, लेकिन पूरे उत्तराखंड में अंकिता भंडारी मामले में उबाल है। हर सड़क में रविवार को प्रदर्शन हुआ। उस प्रदर्शन में विपक्ष तो था ही, साथ में भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और खासकर महिला कार्यकर्ता पहुंचे और जिन्होंने कहा कि थू है उन लोगों को पर जो उस बेचारी बच्ची को किसी वीआईपी को सर्विस देने के लिए कह रहे थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के घर का घेराव किया गया। देहरादून की सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी की तख्तियां लेकर के आम लोग, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता, सिविल सोसाइटी के लोग सड़कों पर उतरे हुए थे। सवाल यह उठता है कि क्या सीएम धामी की कुर्सी हिलने लगी है? दिल्ली में आप जाएंगे तो सड़कों पर आपको तमाम जगह सीएम धामी और उत्तराखंड सरकार के तमाम प्रचार मिल जाएंगे, पीठ थपथपाते हुए कि हमने फलानी फसलों के दाम बढ़ा दिए, हमने फलानी सड़क बढ़ा दी, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, और एक बेटी की इज्जत नहीं बचा पाए। हम आपको बस 30 सेकंड में बताते हैं पूरा मामला क्या है। अंकिता भंडारी की लाश 2022 में मिली थी। वो एक रिजॉर्ट में काम करती थी पौड़ी में, और वो रिजॉर्ट का मालिक था पुलकित आर्या। आरोप ये लगा कि अंकिता भंडारी की हत्या करके उसका शव ठिकाने लगा दिया गया। उसके साथ जबरदस्ती करने की भी बात सामने आई थी। उस पूरे मामले में पुलकित आर्या को उम्र कैद की सजा हो गई। लेकिन मामला तब वापस खुला जब बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी उर्मिला सनावर ने एक ऑडियो लीक किया, जिसमें राठौर यानी बीजेपी का पूर्व विधायक ये कह रहा है कि उस बेटी को, अंकिता भंडारी को, किसी बीजेपी के वीआईपी नेता को या शख्स को सर्विस देने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। जब अंकिता ने सर्विस देने से मना कर दिया तो उसकी हत्या कर दी गई। एक स्क्रीनशॉट भी आया है जिसमें खुद अंकिता अपने दोस्त को उस वीआईपी को सर्विस देने के दबाव बनाने की बात कर रही है। जब से वो बयान सामने आया है तब से उत्तराखंड की सियासत में भूचाल आ गया है। उर्मिला सनावर के खिलाफ मुकदमा दर्ज, सुरेश राठौर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तो जो उर्मिला सनावर, जो पत्नी सुरेश राठौर की, जिसने विसल ब्लो की, जिसने ये पूरा मामला उजागर किया, अब उसके पीछे पुलिस पड़ी है। सुरेश राठौर भी फरार है, उर्मिला सनावर भी फरार है। पुलिस लगातार उनको ढूंढ रही है। वैसे हरिद्वार पुलिस ने 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुद को क्लीन चिट दे दी है। ये कह दिया है कि किसी वीआईपी को सर्विस देने की बात नहीं थी और सब कुछ साफ सुथरा रहा है। हमने सजा दिला दी है पुलकित आर्या को। इस मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है और जो आरोप उर्मिला और सुरेश राठौर लगा रहे हैं उन पर भी हम एसआईटी गठित करके जांच कर रहे हैं। अभी तो कुछ सामने नहीं आया है। लेकिन एक सवाल है कि जिस रिजॉर्ट में हत्या हुई उस रिजॉर्ट को बुलडोजर से क्यों ढहा दिया गया? क्या सबूत थे जिनको छुपाया जा रहा था? नंबर 1 सवाल। नंबर 2, पुलिस कह रही है कि हमने वीडियोग्राफी की थी। तो पुलिस ने ही वीडियोग्राफी की ना। अगर ये मांग हो रही है कि मामला सीबीआई को दिया जाए तो सीबीआई तो अपने हिसाब से छानबीन करती है। अब वीडियोग्राफी तो सीबीआई वीडियोग्राफी के आधार पर तय कर लिया जाएगा। तमाम फोरेंसिक एविडेंसेस लिए जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। किन सबूतों को ढहा दिया गया उस रिजॉर्ट के साथ, ये एक दूसरा सवाल है। लेकिन तीसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अंकिता भंडारी मामले में उत्तराखंड सीएम पुष्कर धामी की कुर्सी हिलने लगी है? क्योंकि अगले साल उत्तराखंड में चुनाव है, 4 धाम की यात्रा हो या फिर कुछ और मुद्दे, उन सबको लेकर के सीएम धामी घिरते नजर आ रहे हैं। और अब तो ये पूरा मामला जन आंदोलन बन चुका है। यहां तक कि आप तस्वीरें देख रहे होंगे, बुजुर्ग महिलाएं तक कल प्रदर्शन में पहुंची अपनी बेटी बहुओं की आबरू को लेकर के। जब राजनीतिक कार्यकर्ताओं के अलावा आम जनता सड़क पर आ जाए तो याद कर लीजिए रामधारी सिंह दिनकर की वो कविता कि सिंहासन खाली करो जनता आती है।
तो क्या सिंहासन खाली करने की बारी आ गई है? उत्तराखंड में क्या सियासी माहौल है? हमारे मित्र और स्वतंत्र पत्रकार रॉबिन, जो उस पूरे मामले को पहले दिन 2022 से कवर करते आ रहे हैं, उनकी नजर से समझने की कोशिश कीजिए। सुनिए ये जो रिपोर्ट रॉबिन ने हमें देहरादून से भेजी है। नमस्कार, मैं हूं रॉबिन सिंह चौहान। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर जो जिस तरीके से उत्तराखंड में उबाल है, उससे राजनीतिक चीज़ें, समीकरण और राजनीतिक माहौल भी जो है वो पूरी तरीके से गर्म है। उत्तराखंड में भले ही मौसम सर्द हो, लेकिन राजनीतिक माहौल इस समय गर्म हो चुका है। नए डेवलपमेंट्स जो हुए हैं अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर और जो बातें सामने आई हैं ये इशारा कर रही हैं कि आगे आने वाले समय में उत्तराखंड में, जहाँ पे ये साल चुनावी साल है, वहाँ पर ये जो मुद्दा है ये भाजपा के लिए सरदर्द बनने वाला है। वहीं कांग्रेस जो है उसने पूरी तरीके से इस मामले को एक तरीके से लपक लिया है और हम देख रहे हैं जिस तरीके से सरकार की तरफ से उनके जो नुमाइंदे हैं वो लगातार मंचों पर आकर चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अभी हमने देखा जो सबसे पहला रिएक्शन जो संगठन की तरफ से आया वो महेंद्र भट्ट जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से आया। एक जातीय कार्ड खेलने की उन्होंने कोशिश की। उन्होंने कहा कि उन्होंने जाति याद दिलाई दुष्यंत गौतम की और उसको अंडरलाइन किया इस पूरे मामले में, और लेकिन ये बैकफायर कर गया। और उसके बाद चारों तरफ से उन पर, विपक्ष की तरफ से भी और आम जनता की तरफ से भी उनको जो है इसकी कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा इस पूरे मामले में। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जो पहला सरकारी रिएक्शन आता है इसमें जो सरकार के जो प्रवक्ता हैं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जो वन मंत्री भी हैं, उनकी तरफ से पहला रिएक्शन आता है। अपने रिएक्शन में 2-3 चीज़ें वो कहते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि सबूत लाइए, जनता से कहते हैं कि आप सबूत लेके आइए, हम इस पर जांच करेंगे। क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाते हैं, जो महिला हैं उर्मिला सनावर, उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाते हैं और अपने इस पूरे मामले में ढाल बनाते हैं वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के उन फैसलों के जो दिए गए थे तब जब एसआईटी जांच चल रही थी, और निचली अदालत से जो आजीवन कारावास का जो फैसला है आरोपियों के खिलाफ जो इस मामले में कन्विक्शन था, वो उसके आने से कई महीनों पहले, कई साल पहले का वो फैसला था। और उसके बाद उसको अपनी ढाल वो लगातार बना रही है सरकार। इसके अलावा जो सांसद हैं, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, उनको भी लाया गया, जहां पत्रकारों के कड़े सवालों का उनको सामना करना पड़ा। पूरी कोशिश सरकार कर रही है कि इस मामले में अपना पक्ष रखा जाए। साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि वीआईपी कोई नहीं है, लेकिन ये सवाल अब जनता का सवाल बन चुका है। ये समझने में शायद अभी बीजेपी के जो मैनेजर्स हैं वो पूरी तरीके से नाकाम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बड़ा सवाल इसमें ये भी है कि आखिर एक सीबीआई जांच या एक जो दुष्यंत गौतम का नाम जिस तरीके से इस पूरे मामले में आया है उसको क्लैरिफाई करने में सरकार क्यों इतनी देरी लगा रही है, वो सवाल पूछा जा रहा है। आम जनता इसको पूछ रही है। एक आंदोलन पूरे प्रदेश में, आंदोलन जो है वो चाहे अलग अलग पार्टियां तो कर ही रही हैं, अलग अलग सामाजिक संगठन भी इसको कर रहे हैं, और स्वतः स्फूर्त जो है वो आंदोलन में लोग पहुंच रहे हैं, और इसमें खास तौर पर बड़ी संख्या जो है वो महिलाओं की है। और ये कहा जाता है कि महिलाएं जो हैं वो एक बड़ा वोट बैंक बीजेपी का है, खासतौर पे उत्तराखंड में। तो क्या उस पर डेंट पड़ रहा है? तो ये एक कुछ सवाल हैं। सरकार जितना इसको मैनेज करने की कोशिश कर रही है, ये मामला उसके हाथ से फिसलता जा रहा है। अब इसमें हम देखेंगे कि जो मुख्य विपक्षी दल जो कांग्रेस यहाँ पर है, उसके जो अलग अलग नेता, ये कहा जाता था कि जो बीजेपी जो कांग्रेस है उसके नेता आपस में उनका कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है, उनकी जो आपसी गुटबाजी है वो हमेशा हावी रहती है। लेकिन इस पूरे मामले में देखा जा रहा है कि अलग अलग जो नेता जो हैं अलग अलग अपने अपने स्तर पर बड़े आंदोलन कर रहे हैं। पहाड़ के हर हिस्से में आंदोलन इस समय चल रहा है। हरीश रावत हो जो वयोवृद्ध नेता हैं, सीनियर नेता हैं, वो अपने स्तर पर न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। जो नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल, वो बहुत आक्रामक तरीके से इस पूरी मामले को लेकर गढ़वाल भ्रमण पर इस समय हैं। गढ़वाल के कई इलाकों में वो जाकर रैलियां कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं। हरक सिंह रावत वो इसको लेकर बहुत ज़्यादा मुखर हैं। और जो छोटी छोटी इकाइयां हैं, महिला कांग्रेस जैसे है, वो
प्रदेश महिला अध्यक्ष जो है ज्योति रौतेला, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव इस मामले में दिखाई दे रही हैं। तो अलग अलग एनएसयूआई है, यूथ कांग्रेस है, कांग्रेस का जो संगठन है पूरी तरीके से उसने इस मामले को लपक लिया है। और लपका कुछ इस तरीके से है कि ये भी ना लगे कि वो इस मामले को जो है इस मामले को लपक कर जो है अपने तरीके से या खुद एक मुख्य रूप से इस पूरे मामले को मुख्यता खुद उठाने की वो कोशिश कर रही है। ऐसा भी नहीं लग रहा है, वो जनता के साथ मिलकर इसको उठा रही है। और मतलब उसमें मेन मुख्य चेहरा बनकर कांग्रेस इसमें नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि जनता को साथ में लेकर इस आंदोलन को वो आगे बढ़ा रही है, जिसका एक इम्पैक्ट पड़ रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये है, बीजेपी के जो सबसे ज़्यादा सांसद हैं वो गढ़वाल जो इलाका है, उत्तराखंड का जो गढ़वाल मंडल है उससे आते हैं। सबसे ज़्यादा जो विधायक हैं, और अंकिता भंडारी इसी इलाके से आती है, और इसी इलाके में सबसे ज़्यादा रोष है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो भाजपा के अंदर जो रिफ्ट है, जो नेताओं की जो आपस की जो गुटबाजी है, वो गढ़वाल के नेताओं में सबसे ज़्यादा नाराज़गी है मुख्यमंत्री धामी को लेकर। इस समय जो मौजूदा सरकार है उसको लेकर, चाहे उसमें अनिल बलूनी हो, चाहे उसमें सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, तीरथ सिंह रावत हो, धन सिंह रावत से धामी की जो उनका जो आपस में जो रिलेशन है वो जग जाहिर है पूरे उत्तराखंड में। तो ये कई चीज़ें हैं जो इस चुनावी साल में बीजेपी को अंकिता भंडारी हत्याकांड के एक बार फिर से जन मुद्दा बन जाने के और इस पॉलिटिकल पूरे मामले में पूरे मंच पे ऊपर आ जाने के बाद जो है एक बड़ा नुकसान होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर जिस तरीके से सरकार इस पर लगातार ये कह रही है कि वीआईपी है ही नहीं, वीआईपी का कोई मसला ही नहीं है, इस मामले को लेकर जिस तरीके से मैनेज कर रही है, जिस तरीके से लगातार बिना तैयारी के जो उनके जो प्रवक्ता हैं, उनके जो पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो सामने आ रहे हैं, वो अपना पक्ष रख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि आधी अधूरी तैयारी के साथ वो लोग आ रहे हैं, उससे चीज़ें मैनेज तो नहीं हो रही है, लेकिन जो भाजपा सरकार है उत्तराखंड में उसको एक बड़ा डेंट लग रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो इम्पैक्ट है वो पूरे भारत की राजनीति पर पड़ता हुआ दिखाई फिलहाल दे रहा है। तो आपने रॉबिन की ये रिपोर्ट सुनी। रॉबिन बता रहे हैं कि इस समय हालत और हालात दोनों खराब हैं। जहां एक तरफ उत्तराखंड में बर्फ पड़ रही है, वहीं मुख्यमंत्री सीएम धामी को गर्मी जरूर लग रही होगी, बिकॉज ही मस्ट बी फेसिंग हीट फ्रॉम द पार्टी लीडरशिप एज वेल। तो अब सर्दी गर्मी की इस लड़ाई में किसकी गर्मी शांत की जाती है वो जनता तय करेगी। लेकिन अब बीजेपी का जो भी नेता किसी मामले पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है तो उससे सवाल पूछे जा रहे हैं। वो सवाल पूछे जा रहे हैं जो उन्हें अनकंफर्टेबल कर रहे हैं, वो सवाल पूछे जा रहे हैं जिनका वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सुनिए, बीजेपी के सांसद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे थे देहरादून में, और उनसे तीखे सवाल वहां के पत्रकारों ने पूछे जिनके जवाब उनके पास नहीं थे। चलती रहे और आरोप लगते रहे, आरोपों की सत्यता तक तो जाना पड़ेगा। बंसल जी, मेरा सवाल है क्या भाजपा के ये दिन दिखने बाकी रह गए कि बीजेपी के मंडल अध्यक्ष महिला है, पार्टी में थूक रही है, ये दिन देखने बाकी रह गए थे क्या? देखिए, मैंने पहले बताया ना कि जो चीज है नहीं, हवा में भूत खड़ा करके भूत है ये प्रयास कर रहे हैं, और कुछ लोग भावना में आकर के उस प्रकार का भी करते हैं। हम चाहते हैं कि वो वातावरण ना हो प्रदेश के अंदर। इसमें दिन देखने वाली बात नहीं है। किसी के मन को ठेस लगी है, उसने कुछ कहा है तो लोकतंत्र है, वो कह सकता है। कार्रवाई करेगी क्या? केस करेगी, मुकदमा दर्ज करेगी? वो पार्टी के नेता देखेंगे उसकी। नरेश बंसल जी, आप कह रहे हैं कि उर्मिला राठौर के एनपीडब्ल्यू कट के हैं, जो आपका पूर्व विधायक है जिसने ये सारी बयान दिए हैं, उर्मिला राठौर ने सिर्फ रिकॉर्डिंग करी है और हम तक पहुंचाई है, क्या उसके एनपीडब्ल्यू अभी तक कटे हैं? और दबिश दी जा रही है पत्रकारों को, तो रात को ही दिल्ली से गिरफ्तार करके वापस देहरादून लाया जाता है। एक पूर्व विधायक को लाने में इतना समय क्यों लग रहा है? देखिए, अभी ये तो पुलिस प्रयास कर रही है, एनपीडब्ल्यू करने पड़ेंगे तो वो भी करने पड़ेंगे, कोर्ट के माध्यम से होता है, एफआईआर दर्ज करके। एनपीडब्ल्यू हो गए, हाँ हो गए, राठौर के एनपीडब्ल्यू नहीं हो रहे, होंगे, उसके लिए हमें उनको छोड़ा थोड़ी जाएगा। जब तक दोनों नहीं आएंगे, दोनों के बयान नहीं होंगे, तब तक सत्यता पता नहीं लगेगी, और दोनों को ही लाया जाएगा। फोरेंसिक जांच भी होगी।
बंसल जी, किसी भी प्रकार की जांच से नहीं बचेंगे। 2 दिन आगे पीछे हो सकता है। दूसरा एक सवाल हो रहा है नरेश बंसल जी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस माहौल खराब कर रही है, क्या आप मानते हैं कि कल के आंदोलन में सारे कांग्रेसी थे? मैं कहता हूँ जो भी थे अलग थलग, तो मैंने कांग्रेस उसको लीड कर रही है, लेकिन जो लोग मकान में घुस करके बैनर फाड़ रहे हैं और महिलाओं से दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनको अलग थलग करना उनका कर्तव्य नहीं है क्या? वो पुलिस ने चिन्हित करे, उनके पास कांग्रेस का झंडा दिखाई दे रहा है। पुलिस को चिन्हित करने चाहिए थे, कौन लोग थे वो? भाई पुलिस आंदोलन को संभालेगी, उस समय चिन्हित करेगी। चिन्हित तो बाद में होगा ना, जो चला गया पुलिस तो अपना काम कर ही रही है, चिन्हित करेगी। पुलिस को एकदम पता है क्या कि कोई कोटे पे जाने वाला है, चिन्हित किया है, उसकी वीडियो आई है, उसके हाथ में कांग्रेस का झंडा है। अच्छा एक चीज और आता है, एक सवाल मेरा था कि सारा मामला जो दोबारा से रीओपन हो रहा है, जो बवाल मचा हुआ है, वीआईपी को लेके मचा हुआ है, ठीक है। अंकिता भंडारी अपनी चैट में लिखती है कि अंकित गुप्ता उसके रूम में आया, उसने कहा कि आपको स्पेशल सर्विस देने कुछ गेस्ट आ रहे हैं। तो क्या ये उससे पूछा गया अंकित गुप्ता से कि वो वीआईपी कौन थे? अगर पूछा गया तो आप रख सकते हैं उस बात को, जानकारी दे सकते हैं कि उसने क्या जवाब दिया? पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में, जिसको कोर्ट ने भी माना है कि 16 तारीख की घटना है, 18 तारीख को 16 तारीख को उनकी आपस में बात हुई होगी, जो भी होगी। जब से नहीं, फैक्ट्स गलत रख रहे हैं आप। 16 तारीख को उनकी ये जो वीआईपी का जो जिक्र है वो 18 तारीख को आया और 19 को उसकी हत्या हो गई है। इस पे आप बात कीजिए। मतलब या तो फैक्ट सही रखिए आप पत्रकारों के सामने प्लीज। मैं फैक्ट्स बिल्कुल सही रख रहा हूँ। 16 से 18 का जिक्र कोर्ट में भी है। 16 से 18 के बीच की घटनाएं हैं उनकी आपस की। वीआईपी का बताइए सर। वीआईपी हाँ मैं बता रहा हूँ, कोर्ट ने भी अपनी और पुलिस ने भी अपनी जांच में ये बताया है कि वीआईपी के बारे में जितनी भी संभावनाएं थी उनको तलाशा गया। फोरेंसिक जांच भी वहां की हुई है और वीआईपी उस बीच में जो भी चाहे रजिस्टर में थे, जिस प्रकार से भी थे, उनको सबको पूरी बात सुन लीजिए, मुझे अपनी बात कहने दो। आप मेरा सवाल तो सुन लीजिए पहले। मैं उनके सवाल का जवाब दूंगा पहले। मैंने भी तो सवाल किया आपसे पहले। कोर्ट ने नहीं कहा, अगर आप मेरे सवाल का जवाब दे रहे हैं, कोर्ट ने वीआईपी के बारे में कुछ नहीं कहा। वो मेरे सवाल का जवाब दे रहे हैं मनवीर भाई, मैं बोलूंगा तो सही। तो आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, रॉबिन की रिपोर्ट देखी, लेकिन हम चाहते हैं एक बार फिर हम उनको आवाजों को आपको सुनवाएं जो कल यानी रविवार को अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर के सड़कों पर थीं। और मैं फिर बोल रहा हूं, ये सिर्फ देहरादून में नहीं हो रहा है, ये अल्मोड़ा में हो रहा है, ये श्रीनगर में हो रहा है, ये मंसूरी में हो रहा है, ये उत्तराखंड की हर इलाके में, नैनीताल हो, हर जगह छोटे छोटे प्रदर्शन हो रहे हैं। कई जगह तो डीएम के दफ्तर के अंदर तक लोग घुस गए हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है, शायद आपको ना पता चल पा रहा हो क्योंकि टीवी न्यूज़ ये सब आपको तस्वीरें नहीं दिखाएगा, लेकिन हमें लगा कि हमारा काम तो सच बोलना है, भले ही वो किसी को चुभे, भले ही वो लोकप्रिय क्यों ना हो। तो सुनिए उन आवाज़ों को जो अंकिता भंडारी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से सरकार का बहुत स्पष्ट अभिमत है कि इसमें जो पहले भी कहा गया कि कोई क्रेडिबल साक्ष्य मिलेगा तो निश्चित रूप से सरकार किसी भी जांच करने से पीछे नहीं हटेगी। और जो ऑडियो क्लिपिंग है उसकी फॉरेंसिक लैब में भेजकर उसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं और उसकी जांच आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि ये कृत्रिम है या किसी के द्वारा इसको साजिशन के राजनीतिक फायदा उठाने के लिए किया गया। इस बारे में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी तो सरकार की मंशा साफ है। सरकार किसी भी तरह से उस लड़की जो हमारे यहाँ की बिटिया थी जिसके साथ एक बड़ा दर्दनाक कृत्य किया गया, उसकी हत्या की गई, सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए मजबूत पैरवी के साथ हत्यारों को सजा दिलाने का भी काम किया। और अब लगता है कि कुछ लोग गुमराह करना चाहते हैं नई जांच के नाम पर। तो जैसे ही फॉरेंसिक इसकी एफएसएल रिपोर्ट आएगी निश्चित रूप से उसके साथ आगे भी कार्रवाई की जाएगी। उसकी निर्मम हत्या कर दी गई और जिस वीआईपी के लिए वो सर्विस देने के लिए बाध्य किया गया और आज भारतीय जनता पार्टी की एक महिला नेत्री द्वारा पूर्व विधायक की तथाकथित पत्नी के द्वारा स्पष्ट इंगित कर दिया गया है, आरोप लगा दिया गया है, जो इस उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम जी हैं, जो इनके राष्ट्रीय महामंत्री हैं। तो आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी कटघरे में खड़ी हो गई है और हमारी कांग्रेस पार्टी की मांग है कि उसको न्याय दिलाने के लिए सीबीआई की जांच हो और वो भी किसी
हाई कोर्ट के सिटिंग जज और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के देखरेख में जांच हो, इसको कांग्रेस पार्टी मांग करती है। और इसी को लेके हम 5 तारीख को इस अल्मोड़े के अंदर यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे कि उस अंकिता बेटी को न्याय मिलना चाहिए और उस दोषी जो वीआईपी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।